हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में गिवन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में बोर्ड वाइज पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी लाइन इज सो नेसेसरी, सो आप ईच और एवरी लाइन को रीड करिएगा, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 95 इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ये इनसफिशिएंट क्यों होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, मोर देन वन सेल, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल से मिलके बना हुआ है। सो उसके लिए डिफ्यूजन के थ्रू आप पूरी ऑक्सीजन डिमांड को कवर अप नहीं कर सकते। एक इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी में आप सोचिए कि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पूरी डिमांड कंप्लीट हो जाए, ऑक्सीजन डिमांड, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। डिफ्यूजन मतलब हो गया कि हम ऐसे कि पूरी बॉडी सरफेस से या तो ऑक्सीजन ले लें या स्किन से ऑक्सीजन ले लें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इसी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन जो होती है वो इनसफिशिएंट प्रोसेस होती है। सो आंसर इज दैट in multicellular organisms all the cells do not have direct contact with surrounding। देखिए यहाँ पे समझिए, do not contact with surrounding environment, इसका यही मतलब हुआ कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, यानी स्किन से नहीं ले सकते ऑक्सीजन, या फिर वाटर है, वाटर सामने पड़ा है और उस वाटर से ऑक्सीजन ले ले। एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले ले, नो। सो ये क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। द सिंपल डिफ्यूजन कांट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसी वजह से जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है उसको कंप्लीट नहीं करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन की प्रोसेस से रेस्पिरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें स्मॉल एनिमल्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सो दे रेस्पिरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो वो डिफ्यूजन के थ्रू इजीली रेस्पिरेट कर लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्रिएचर्स ऐसे जो बहुत स्मॉलेस्ट टाइनी होते हैं, सो उनको कोई भी बहुत हाई लेवल एफिनिटी की ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है। सो उनके लिए ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है बट नॉट पॉसिबल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे बता दे कि कोई चीज जो है वो अलाइव है, यानी कि लाइव है, जिंदा है। तो सिंपल है, अगर जो भी लिविंग है क्राइटेरिया, अगर कोई चीज़ जिंदा है तो हम उसके लिए क्राइटेरिया क्या यूज़ करते हैं कि वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब किसी भी चीज़ को देख के रिएक्शन करें, ठीक है। हमें अगर कोई चीज़ हीट लग रही है तो हम वहाँ से हाथ हटा लेंगे, गर्म है, दैट इज़ रिस्पॉन्स। अगर कहीं पे आग लगी है हमें वहाँ से भागना है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्स। अगर हम वहाँ पे खड़े रहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जो स्टिमुलस हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। क्लियर? शो मूवमेंट, यस, मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स मूव होने चाहिए। रिप्रोडक्शन, अगर वो प्रोजेनिस दे रहे हैं तो उसका मतलब कि वो लिविंग है। रेस्पिरेशन, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी वो लिविंग है। एंड ऑल्सो ग्रोथ, यस, यानी सेल डिवीजन। अगर उनमें पर्टिकुलरली सेल डिवीजन हो रहा है और सेल डिवीजन्स की वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल का मतलब है कि
बाहर से, इनसाइड बॉडी के अंदर की बात नहीं हो रही है, बॉडी के बाहर की बात हो रही है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनिजम्स यूज करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म ना प्लांट की बात कर रहे हैं ना ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे कंबाइनली कि प्लांट और ह्यूमन को कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं तो उनको रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होती है, ठीक, वाटर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स। ये प्लांट्स की बात हो गई। अभी एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जितनी भी एक्टिविटीज करनी उन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी, फूड से मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए हमें रेस्पिरेशन के लिए, सो ऑक्सीजन हमारी पहली डिमांड हो गई। वाटर, अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं जाएगा तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अगर बहुत स्मॉल है तो रॉ मटेरियल्स उसे कम चाहिए, अगर ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा है तो उसे रॉ मटेरियल्स ज़्यादा चाहिए। डिपेंड ऑन इट्स एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको कैसा रॉ मटेरियल्स की नीड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What process would you consider essential for maintaining life? कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन का मतलब हम जिंदा हैं, हम अलाइव हैं, हम अभी डेड में कंसीडर नहीं हो रहे। सो हमें अलाइव रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए। सो यू नो वेरी वेल, हमें जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, हमें रेस्पिरेशन करना होगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी वेस्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू हम बाहर निकालेंगे। अगर ये सारी प्रोसेस बॉडी में हो रही है तो हमारी बॉडी मेंटेन हो रही है, और बॉडी अगर मेंटेन है तो हमारी लाइफ भी मेंटेनिंग है। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, नाउ पेज नंबर हम 101 पे जाते हैं। पेज नंबर 101 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, What are differences between autotropic and heterotropic nutrition? ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। सो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यही डिफरेंस है। ऑटोट्रॉपिक मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक लेवल्स मतलब हो गया कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी को खुद जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं। सो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ये फिर से रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इस रॉ मटेरियल से लेके जब वो अपना फूड बनाते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक, फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, जो या तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से फूड लेते हैं यानी डायरेक्ट लेते हैं, या इनडायरेक्टली लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली का मतलब हो गया जो वेजिटेरियंस हो गए, क्लियर, जो वेजिटेरियंस हो गए वो डायरेक्टली फूड लेंगे। भाई हमने सब्जियां खाई, हमने फ्रूट्स लिया, सो हम डायरेक्टली डिपेंड है वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे। और इनडायरेक्टली का मतलब हुआ जो कार्निवोर्स होते हैं। सो कार्निवोर्स अगर वो एनिमल्स को भी खा रहे, मान लीजिए वो काऊ को खा रहे, बीफ खा रहे, तो काऊ क्या है, हर्बीवोर्स है। तो काऊ किस पे डिपेंड है, प्लांट्स और वेजिटेबल्स पे। ठीक है, सो काऊ प्लांट्स पे डिपेंड है, तो काऊ पहले प्लांट्स खाएगी, फिर हम काऊ को खाएंगे। तो हम डायरेक्टली तो नहीं डिपेंड हुए, लेकिन हम इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हुए। सो दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। सो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंड हो गए। दिस फूड इज ब्रेकन डाउन इन द विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो भी फूड अंदर जाता है वो एंजाइम्स की हेल्प से ब्रोक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक का क्या डिफरेंस है, इसमें क्या चाहिए, हमने आपको बताया था कि इसमें क्लोरोफिल चाहिए होगा। क्लोरोफिल इज नीडेड। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट, ये भी एक रॉ मटेरियल है, विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट वो हमारा क्या फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो उनको फूड चाहिए, क्लोरोफिल की चाहिए, यहाँ पे नो क्लोरोफिल नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द डे टाइम। यस, सनलाइट के प्रेजेंस पे फूड बनता है, नाइट में तो वो फूड बनाते ही नहीं है। तो जो सनलाइट के प्रेजेंस पे फूड बनता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और जब रात हो जाती है तो वो क्या करते हैं, तो यही फूड को वो स्टोर्ड कर लेते हैं।
दिस इज स्टोर्ड फूड एंड इट इज नोन एज अ स्टार्च, इसको बोलते हैं स्टार्च। तो डे टाइम में ही वो ग्लूकोज बनाएंगे, डे टाइम में ही वो सारी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फूड कैन ऑब्टेन्ड एट ऑल टाइम, यस, कोई जरूरी नहीं है कि हेटेरोट्रॉप्स दिन में खाना खाएं या सुबह के 8 बजे खाएं, सुबह के 10 बजे खाएं, नो, नॉट अ टाइम, कोई भी टाइम नहीं है, वो किसी भी टाइम खाना खा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ दिन में ही फूड प्रिपेयर करते हैं और दिन में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को लेते भी हैं। लेकिन फूड जो होता है ये किसी भी टाइम कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव सम बैक्टीरिया दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यस, कुछ ग्रीन प्लांट्स तो ही हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो इस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ऑन एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई अगर बात करें तो किसकी बात हो रही, जैसे आप मशरूम की बात कर लीजिए, मशरूम, ठीक है। सो मशरूम क्या है, वो डिपेंड है डेड एंड डिके मटेरियल पे, डेड और डिके मटेरियल पे, सड़े हुए गंदे का जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर डिपेंड होती है। अगर जहाँ पे सड़ा चीज़ें होंगी, सड़ी हुई चीज़ें होंगी, वहाँ पे मशरूम ग्रो कर जाती है। तो मशरूम किस पे डिपेंड है, डेड और डिके पे, यानी वो अदर चीज़ों पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स पे तो डिपेंड नहीं है। सो ये क्या हुई, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कहाँ से, ये जो रॉ मटेरियल्स की मैंने बात की थी, CO2 हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, ये रॉ मटेरियल्स वो फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से लेके आते हैं। तो हम पर्टिकुलर सबकी बात करेंगे कि वो CO2 कहाँ से लेके आते हैं, वाटर कहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, और तुम्हारा सनलाइट कहाँ से मिल रहा है, सिंपल। सो CO2 अगर हम पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो तुमको भी पता है कि एयर में CO2 होती है, तो एटमॉस्फेयर से मिल गई CO2। वाटर कहाँ से लेके आएंगे, तो एब्जॉर्ब वाटर, हम उनकी वाटरिंग करते हैं, वाटर कहाँ जाता है, सॉइल में, सॉइल से वाटर कहाँ जाता है, रूट्स में, और रूट्स के थ्रू वो पूरे प्लांट में जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, सनलाइट, सनलाइट कहाँ से, सो सनलाइट वो सिंपली एब्जॉर्ब्स करते हैं, किससे एब्जॉर्ब करते हैं, सो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे ये केमिकल एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ये जो सोलर एनर्जी होती है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको क्वांटा पैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटा पैकेट्स बनाते हैं जिससे केमिकल एनर्जी और फिर उसको वो यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, What is the rate of the acid in our stomach? सॉरी, रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, कह रहे हैं कि हमारे स्टमक में रोल क्या है एसिड का। तो सबसे पहली चीज है कि एसिड हमारे फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने की सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा पेप्सिनोजन या पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम ही चाहिए होता है, वो बिना एसिडिक मीडियम के एक्टिवेट नहीं हो सकता। So acidic medium is also needed most probably for the pepsin enzyme और पेप्सिनोजन, जिसकी वजह से प्रोटीन जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है और प्रोटीन ब्रेक डाउन होके आगे जाके डिसॉल्व होती है। सो इट इज ऑल्सो अच्छा, और एसिडिक मीडियम क्या करता है, सो यू नो वेरी वेल, हम जो फूड खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो जाते ही हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एसिड क्या होता है, उनको किल्स करता है। So this is the main function of the acid which is present in stomach. कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कॉन्क HCl, कॉन्क HCl हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है। तो जो भी फूड जाएगा वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको किस में ब्रेक डाउन करना है, सिंपल में। सो उसको सिंपल में ब्रेक डाउन करना है। अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में अपने आप तो ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, कुछ केमिकल्स चाहिए, कुछ रिएक्शंस होंगी, सो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल को ब्रेक डाउन करते हैं। ये सिंपल क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होके फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल वंस में तोड़ते हैं और ये सिंपल प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय ब्लड और फिर ऑल ओवर बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड।
स्मॉल इंटेस्टाइन को किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इसका आंसर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये इन्हें हम कहते हैं विलीज। ठीक, ये जो विलीज होते हैं ये मूवमेंट करते हैं। सो ये मूवमेंट करने की वजह से जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगा। सो विलीज का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियंस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलीज। इन्हें विलीज कहते हैं। ये विलीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर मोर फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए विद इन दीज विली मैनी ब्लड वेसल्स। इन विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये फूड ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में के थ्रू न्यूट्रिशन का हो जाएगा। ठीक है, सो विलीज का ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पेज नंबर 105 पे आ जाइए। पेज नंबर 105 पे क्या क्वेश्चन दिया है, What advantage over an aquatic organisms does a terrestrial organisms have with regard to obtaining oxygen for respiration? Advantage है, terrestrial organisms take up oxygen from the environment। भाई एयर से हम लोग लेते हैं, लेकिन aquatic animals कहाँ से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। एयर में ज़्यादा होती है O2 as compared to the water। So क्या हुआ, अभी वाटर में कम एयर होती है और हमारे वाटर में कम O2 होती है, लेकिन हमारे ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में ज़्यादा होती है। सो कंटेंट ऑफ O2 इज हाई इन टेरेस्ट्रियल एलिमेंट। सो O2 जो होता है वो टेरेस्ट्रियल एलिमेंट कंटेंट क्या होता है, हाई होता है। सो वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ फास्ट नहीं कर सकते। यही तो एक्वाटिक एनिमल्स का एडवांटेज है, दैट इज एडवांटेज कि वो ब्रीथ फास्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ब्रीदिंग फास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो डिफ्यूजन करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और उसके थ्रू उनकी जो ब्रीडिंग होती है बहुत फास्ट होती है। तो दिस इज द एडवांटेज फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द डिफरेंट। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के कौन कौन से वेरियस तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सो ग्लूकोज सबसे पहले देखिए ब्रेक डाउन होता है, कहाँ ब्रेक डाउन होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सेल का फ्लूइड कहलाता है साइटोप्लाज्म, वहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज जब भी ब्रेक डाउन होता है तो बेटा ग्लूकोज एक सिस कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी C6H12O6 ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो तो ये जब भी पहले तो ब्रेक डाउन होगा ये पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा, सो विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब क्या आता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, आगे जाके वो फॉरवर्ड होता है। कैसे, जो लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेट कर रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेट कर रहे हैं, जैसे फंजाई हो गए, मशरूम हो गए, बैक्टीरिया हो गई, ईस्ट हो गई। ठीक है, सो वो क्या बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं प्लस एनर्जी। सो उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, C2H5OH जिसका केमिकल नेम है। ठीक है, और इसको कहते हैं एथेनॉल, अल्कोहल जो बनाते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाती है, ईस्ट फर्मेंटेशन। ठीक है, जिससे आपकी बियर बनती है, बेवरेजेस बनती है, वाइन जो बनती है ये सारे फर्मेंटेशन से बनती है। शुगर से जो विनेगर बनता है ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ठीक है, सो ये एनर्जी रिलीज करता है। एक कंडीशन क्या हुई कि आपको O2 चाहिए लेकिन आपको O2 कम मिल रही है, सो दैट इज लैक ऑफ O2। अगर आप बहुत हैविली एक्सरसाइज करते हैं तो हैविली एक्सरसाइज में ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, और जब आप ऑक्सीजन डिमांड कम कर देते हैं तो बेटा आप CO2 में रेस्पिरेट करने लगते हैं, CO2 लेने लगते हैं। और जब आप CO2 लेने लगते हैं तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जो बोन्स वगैरह में बनता है लैक्टिक एसिड, विच इज कॉल्स क्रैम्प।
जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन भी होता है, थाइज में क्रैम्प होता है, नी में क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, सो वो क्या करेंगे, वो भी आपके एनर्जी तो रिलीज करेंगे, बट वो प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, वो CO2 भाई एक्सहेल करते हैं ना। हम लोग की बात हो रही, ह्यूमन की बात हो रही, एनिमल्स की बात हो रही, बिग एनिमल्स की। सो वो लोग O2 लेंगे, CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, वाटर वेपर यानी H2O। सो दिस इज द प्रोसेस कि ग्लूकोज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ, सबसे पहले आप ऑक्सीजन पढ़ लीजिए। तो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में O2 कंबाइन होता है। ये O2 कंबाइन एफिनिटी पिगमेंट है, ये ऐसा पिगमेंट है जिसकी ये पावर होती है कि यही O2 को हाई एफिनिटी में कंबाइन कर सकता है। सो ये कहाँ पाया जाता है, RBCs में। RBCs क्या करती, ऑक्सीजन लेती, कहाँ से लेती, एयर से लेती। कैसे लेती है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। दे कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाती है, सारे टिश्यूज में, ठीक है, जहां जहां ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट के, लंग्स से ऑक्सीजन गई, एयर में ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स के थ्रू किससे कंबाइन हुई, हीमोग्लोबिन पिगमेंट से। हीमोग्लोबिन पिगमेंट से कंबाइन होने के बाद सारे टिश्यूज में पहुंची जहां जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, यानी कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। सो CO2 ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम O2 की बात करें तो वो सॉल्युबल नहीं होता जितना CO2 सॉल्युबल होता है वाटर में। सो ये क्या होता है, मोस्टली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यू द डिजोल्व फ्रॉम। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वहां से ये लंग्स से ट्रांसपोर्ट होके आता है, लंग्स से डिफ्यूज हो जाता है, लंग्स से डिफ्यूज होने के बाद ये कहाँ जाता है, एयर में। तो जस्ट उल्टा प्रोसेस समझ लीजिए, O2 अंदर जा रहा था और CO2 को बाहर निकलना, वही प्रोसेस है। सो ये प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, प्लाज्मा से ये ब्लड में आता है, ब्लड से ये लंग्स में आएगा और लंग्स से बाहर कहाँ जाएगा, एयर में। उल्टी प्रोसेस कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। और लंग्स के थ्रू ये नोस्ट्रल्स जो होते हैं, नाक जो होती है, नोज के पोर्स जो होते हैं, वहाँ नोस्ट्रल्स के थ्रू ये एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी से CO2 एक्सहेल हो जाएगा। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द लंग्स designed in human beings to maximize the area for exchange of gases। ह्यूमन बींग्स में लंग्स किस तरह डिज़ाइन होते हैं जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि O2 को वो लेते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो जो ये गैसेस एक्सचेंज होता है उसका एरिया जो है होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमाइज एरिया। मतलब वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो किस तरह हाई एफिनिटी यानी ज़्यादा O2 लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा CO2 एक बार में बाहर करते हैं। तो आंसर इज दैट, आंसर है आपका, लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा। ये एल्वियोलाइज क्या होती है, दीज आर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये एरिया प्रोवाइड करती हैं। एल्वियोलाई जो होती हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी CO2 को एक्सहेल करना और O2 को लेना, इन दोनों की जो एक्सचेंज होती है ये आपको एल्वियोलाई प्रोवाइड करती हैं। ये एक पूरी ट्यूब्यूल्स होती हैं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे एल्वियोलाई जो होती है ये आपके लंग्स एरिया में प्रेजेंट होती है। बाय लिफ्टिंग अवर रिब्स, जब हम अपनी रिब्स को लिफ्ट करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है। तो डायफ्राम क्या है बेटा, एक इमेजिनरी वॉल होती है जो आपके रिब्स के सबसे नीचे होती है, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि एक डायफ्राम कैसा होगा, तो जैसे ये आपकी रिब्स होती हैं, ऐसे करके लंग्स में ये रिब्स होती हैं, ठीक है, ये रिब्स हो गई और रिब्स में
एक इमेजिनरी पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। सो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और जब ये फ्लैट हो जाता है तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम्स स्पेशियस। चेस्ट कैविटी क्या होती है, ये चेस्ट कैविटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो जाती है, और स्पेशियस होने की वजह से यहाँ पे इजीली बहुत ज़्यादा अमाउंट में O2 एंटर भी होती है और CO2 बाहर भी निकलती है। सो क्या हुआ, लंग्स का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो एल्वेओलाइज हेल्प द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, this is your next question. What are the components of the transport? कह रहे हैं what are the components of the transport system in human body? Human body में कौन कौन से components हैं जो transport करते हैं और उनके functions क्या हैं। ठीक है, सो उनके functions क्या हैं और वो कौन कौन से components हैं। सो पढ़ते हैं। पहली चीज़ हार्ट। हार्ट हमारा मेन कंपोनेंट है, क्या करता है, पंपिंग करता है। कौन सी पंपिंग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है उसकी पंपिंग करता है। वो पंपिंग करके कहाँ पहुँचाता है, ऑल बॉडी पार्ट्स में। यानी आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन मिलियंस ऑफ सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। सो ऑल बॉडी पार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू बाय द हार्ट्स। सो ट्रांसपोर्ट का पहला कंपोनेंट ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड। ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है आपका, एक तो एब्जॉर्ब फूड, जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं वो एब्जॉर्ब फूड ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स लाइक गैसेस लाइक CO2 फ्रॉम CO2 ऑल बॉडी पार्ट से वो निकालता है, एक्सपेल्ड आउट करता है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और क्या करता है, O2 को ले जाता है। सो ये भी काम ब्लड करता है। नेक्स्ट क्या हो गई, ब्लड वेसल्स। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। सो आर्टरीज थिक होती हैं, वेन्स थिन होती हैं, कैपिलरीज थिनेस्ट होती हैं। सो ये भी क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। क्या फंक्शन करती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करती हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को हार्ट में पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ब्लड वेसल्स का काम है। जैसे आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड को रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड रिसीव करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैपिलरीज क्या होती है, पूरी ऑल ओवर बॉडी में फैली होती हैं, बहुत टाइनी, बहुत स्मॉलेस्ट और बहुत थिनेस्ट वेसल्स होती हैं, जो आगे जाके ईच एंड एवरी सेल को ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो ये हो गया वेसल्स का फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, why is it necessary to separate oxygenated और deoxygenated blood in mammals and birds? कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना क्यों ज़रूरी है। मैमल्स की चाहे बात कर लीजिए या बर्ड्स की बात कर लीजिए। सो नेसेसरी इसलिए है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन एफिशिएंट सप्लाई टू द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा O2 को कंबाइन करना चाहते हैं, बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से सेपरेट करना होगा, यानी निकालना होगा। दिस सिस्टम एसेंशियल्स इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड, और इसी की वजह से एनिमल्स में हाई एनर्जी नीड होती है। इसी की वजह से एनिमल्स में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इजीली सेपरेट कर लेते हैं, तो इनका एफिनिटी जो होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी, वो बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, What are the components of the transport system in highly organized plants? एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन द हाईली मॉडिफाइड प्लांट्स देयर आर टू मेन टिश्यूज। कौन कौन से होते हैं भाई, जिनको हम कंबाइंडली वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम हो गया, जाइलम से आप याद रखिएगा जल, ठीक है, तो यानी ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम से याद रखिएगा फूड, यानी कि ये
फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो जाइलम और फ्लोएम दो मेन होते हैं। जाइलम फॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से लेगा वाटर मिनरल्स? तो यू नो वेरी वेल, ये आपको सॉइल से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल। फूड कहाँ से मिलेगा? जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती है, दैट इज ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को सारे पार्ट में जाना है प्लांट के, तो वो लीव्स से सारे पार्ट में जाएगा, ठीक है, फ्लोएम। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जब लीव्स से फूड सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है प्लांट की, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ आर अ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स बाय रूट ऑफ द प्लांट्स। क्या कैसे अकर होता है कि ये प्लांट्स के रूट्स से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉइल्स में होता है, सॉइल में रूट्स होती है, वहां से एब्जॉर्ब करता है। और दिस ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आपको पहले बता चुके कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू करता है। इसमें क्या होती है? वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स होती हैं जो परफॉर्म दिस फंक्शन, एंड ऑल बॉडी पार्ट हैव दिस टिश्यू। और पूरे बॉडी पार्ट्स में ये जाइलम और फ्लोएम के वेसल्स यानी ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं जो पूरे ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? सो फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है। लीव से मैंने बताया था अदर पार्ट्स में जाता है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस, जब वो लीव्स फूड बनाती हैं और अदर पार्ट्स पे पहुंचाती हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमको? एटीपी फॉर्म में मिलती है। फ्लोएम ट्यूब्स में सीव ट्यूब्स होती है, फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब्स होती हैं जिनके साथ कंपेनियन सेल्स भी लगी होती हैं। फिर क्या होता है? शुगर जो होती है वो लोडेड होती है, शुगर जाती है सीव ट्यूब्स में सबसे पहले, ठीक। फिर वाटर उसमें जाता है सीव ट्यूब्स में, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस होती है, और ऑस्मोसिस के प्रेशर की वजह से फ्लोएम टिश्यू जो होता है बेटा वो राइज हो जाता है, ठीक है। और हाई प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू की वजह से जितना भी फूड होता है वो मूव्स होता है और ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे बड़ा रोल है कि वो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा फूड मटेरियल मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करके वो ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या फंक्शन और स्ट्रक्चर है? सो नेफ्रॉन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल मतलब जो पूरी तरह से उसमें कई स्ट्रक्चर होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, हेनली लूप होता है, और उस एक नेफ्रॉन से नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की वजह से हमारी किडनी फॉर्म होती है, ठीक है। फंक्शनल क्या कि भाई एक्सक्रीटा निकालती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, सो ये फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। सो पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये फॉलो करती है। ईच नेफ्रॉन में क्या होता है? तो हर नेफ्रॉन में देखिए बेटा एक कैप शेप्ड, दिस इज कैप शेप्ड, ठीक। सो एक हर नेफ्रॉन में कैप शेप्ड क्या होता है? कैप्सूल होता है। ये कैप शेप कैप्सूल है जिसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर देखिए एक सीव ट्यूब या सीव प्लेट टाइप की होती है जो मेन काम होता है जिसका फिल्ट्रेशन करना। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस कैप्सूल। सो बोमेन के अंदर ही ग्लोमेरुलस होता है। दो आपकी वेसल्स होती हैं, एक होती एफरेंट, एक होती एफरेंट। एफरेंट क्या होती है? वो ब्लड लेके आती है जिसमें वेस्ट मिक्स होता है, और यहाँ पे आके पूरा ब्लड जो होता है वो फिल्टर्ड होता है। फिल्टर्ड होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो यहाँ से पास आउट होता है। पास आउट होने के बाद वो एफरेंट के थ्रू बॉडी में चला जाता है, और जो वेस्ट होता है वो वेस्ट यहाँ नीचे चला आता है। नीचे चला जाने के बाद यहाँ नीचे कलेक्टिंग डक्ट होती है जहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होता है, और वेस्ट कलेक्ट होने के बाद ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं यूरेटर्स से। यूरेटर्स से ये जाते हैं फिर स्टोर हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होने के बाद वहाँ पे एज अ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हम यूरिन को रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है।
सो नेफ्रॉन का ये प्रोसेस हो गया। सो अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है तो सिंपली आप पढ़ सकते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन नेफ्रॉन का क्या हो गया कि किडनी इन्वॉल्व होती है, ईच नेफ्रॉन में कैप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं बोमेन कैप्सूल से। वन एंड टू अदर एंड किससे कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से, जहाँ पे आपका वेस्ट कलेक्ट होगा। ठीक, जो बोमेन कैप्सूल में कैपिलरीज होती हैं उनको हमने कहा ना ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उस ग्लोमेरुलस में क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, उस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी ब्लड फिल्टर होके आया है वो आपकी ईफ्रेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और जो वेस्ट है वो नीचे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the methods used by plants to get rid of excretory products? कौन से मेथड्स हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं कि वो अपना भी एक्सक्रीटा निकाल सके? भाई एनिमल्स तो एक्सक्रीटा निकालते, तो प्लांट्स के भी कुछ एक्सक्रीटा होंगे, वो भी तो निकालते। तो कौन से मेथड्स हैं? सो प्लांट्स तो सबसे पहले एक्सक्रीटा क्या निकालते हैं? भाई वो O2 निकालते हैं। ठीक है, CO2 तो वो एक्सहेल करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन वो भी रिलीज करते हैं। ठीक, CO2 रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। ठीक, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। सो ये दो चीजें हो गई। और क्या कहते हैं? सो दे वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालते हैं? गम्स निकालते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं, शूट सिस्टम्स होते हैं और बहुत ज्यादा ओल्ड ट्रीज होते हैं, उनकी जो बार्क होती है, बार्क जो सबसे आउटर स्किन होती है, उस पे ग्लू टाइप का होता है, गम्स और रेजिन्स। सो ये उनके वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। ठीक है, कि कह रहे ये बनता है आपका, ये जो यूरिन बनता है ये कैसे बनता है, किस फॉर्म में बनता है, कितने अमाउंट में यूरिन बनता है, ये कैसे डिफाइन करोगे आप कि इतना यूरिन बनना है। ठीक है, सो द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी इज रेगुलेटेड बाय रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? किडनी जब रीअब्जॉर्प्शन करती, किसका? वाटर का, कुछ डिजोल्व्ड आयंस का, किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज कौन सी होती है? सो आपको बताया कि जो बोमेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है वो होती है ब्लड कैपिलरीज, उसके थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन करती है। जो रीअब्जॉर्प्शन करती है, द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो जो रीअब्जॉर्प्शन करके बचाती है, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी लिक्विड वेस्ट बचता है वो होता है यूरिन आपका। ठीक है, और वो यूरिन होता है। और एक चीज है, यूरिन का प्रोडक्शन या अमाउंट यूरिन का डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना वाटर लेते हो। सो आपके बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है। अगर आप बिल्कुल ठीक बैलेंस वाटर ले रहे हो, 8 से 12 ग्लास तक वाटर ले रहे हो, तो यूरिन आपका ज्यादा बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। और परफेक्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि मोस्टली आपके जितने भी केमिकल्स हैं बॉडी में जो आपको कहीं ना कहीं कॉज कर सकते थे वो निकल जाएंगे थ्रू द यूरिन। और अगर आपकी बॉडी में वाटर कम है सो यूरिन बनने के भी चांसेस कम है, तो आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पाते जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका इन टेक्स्ट एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चंस, और यहीं पे एनसीईआरटी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।